मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आज की सुबह। तो बात करते हैं लद्दाख के बारे में। मेरा बाइक और मेरा अनुभव। इस ट्रिप के दौरान मेरा अनुभव कैसा रहा, ये सारा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं लेह से। तो दोस्तों, आधा लद्दाख घूम करके हम फिर से आ गए लेह। और जब पेंगोंग से वापस आ रहे थे तो बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो प्रॉब्लम का रिपेयरिंग हमने लेह में करवाया और अगली सुबह हम लेह से निकले मनाली के लिए। तो भैया, रात को हम ठहरे थे वही होटल में जहां हम लेह में पहले ठहरे थे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि बाइक हमारे पास थी मनाली की, और मनाली की बाइक यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर हम दूसरी किसी होटल में जाते तो बाइक मनाली की देखते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हमने सोचा वही होटल रखते हैं, दूसरी होटल नहीं रखते। और फिलहाल टाइम हुआ है 9:30। ले पहाड़ों के बीच में, चारों ओर पहाड़ियाँ है और बीच बीच में सिटी बसा हुआ है। दोस्तों, लेह से मनाली का फासला है करीब 427 किलोमीटर, जो कि एक दिन में कटने वाला नहीं था। खारू 15 किलोमीटर, पेंगोंग 129 और मनाली 455 किलोमीटर। और लेह से निकलते ही रास्ते में आती है थिक से मोनेस्ट्री, खारू से पहले, जो कि हमारे जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि चेहरे पे थकान अब हमारे साफ साफ दिखाई दे रही, तो हमें जाना नहीं था थिक से मोनेस्ट्री। और वहाँ से निकलकर राइट मनाली यहाँ से 425 किलोमीटर और सरचू 202, यानी कि 202 किलोमीटर आज हमें काटने हैं। ये मनाली हाईवे पर मीरू विलेज में, लेह से आते हुए मीरू विलेज में आपको लास्ट नेटवर्क मिलेगा। उसके बाद आपको सीधा सरचू, उससे पहले आपको कुछ नेटवर्क कुछ नहीं मिलेगा। तांगलाला के पास एक विदेशी भैया मिले, उनके साथ टूटी फूटी इंग्लिश में बात की, आप सुन सकते हो। Whose name? Oliver. Country? I'm from Germany. भैया जर्मनी से है। मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कट के बात करता हूँ, अच्छा लगा। तो वेलकम यू इंडिया। Thank you. ठीक है। और वहाँ से निकलकर हम पहुँचे सोनम ढाबा, जो कि विस्की नाला में आता है। हमने उसका वीडियो बनाया हुआ है, जब ड्रेस भैया का ऑक्सीजन लो हुआ था तब हम वहीं पर थोड़ी देर ठहरे, चाय पानी नाश्ता किया और फिर से वहाँ से निकले सरचू के लिए। मेरे कन्ने चक्कू है, लग जाएगा तो खून निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? सरचू पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था और करीब 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर अभी भी था वहाँ पर, जो कि हमारे लिए बहुत था। उस दिन सरचू में ठंड भी बहुत लगी थी। पूरी ट्रिप के दौरान हमें ठंड नहीं लगी, लेकिन सरचू में रिटर्न में हमें उस दिन ठंड बहुत लगी थी। और दूसरे दिन सुबह हम जल्दी निकले और सुबह निकलते ही रास्ते में एडवेंचर तो मिल ही गया हमें, आप देख सकते हो। सुबह एडवेंचर हो गया यार, ये नहीं माने। Oh shit. लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। तो अभी हम निकल रहे हैं सरचू से मनाली के लिए। आज का डेस्टिनेशन है हमारा मंडी पहुंचना। हमारे हैंड ग्लोव्स भीगे नहीं थे, फिर भी हमारे हाथ कांप रहे थे, इतनी ठंड थी वहाँ पर सरचू में उस दिन। और ठंड का सामना करते हुए पहाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है, बाइक लेके तो जाते हैं
लेकिन पहुंच नहीं पाती और फिर बाद में उसे कैरी करके लेके आना पड़ता है इसी तरह वाहन के अंदर। क्या बाइक का नसीब है यार। और मनाली पहुंचते पहुंचते दोस्तों मौसम भी बदलने लगा था और मनाली से निकल के हम जब मंडी पहुंचे तो बारिश भी शुरू हो गई थी और बारिश की वजह से हमें मंडी रुकना पड़ा था और वहीं होटल पे हम रुके और नाइट वहीं की थी। दूसरे दिन मंडी से उठकर हम जल्दी पहुंचे चंडीगढ़। जयेश भैया को ट्रेन के अंदर बिठाकर फिर बंदा अकेला था 1200 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। वहां से 3 दिन का सफर तय करने के बाद मैं मेरे घर पहुंचा जहां मेरा फैमिली मेरा इंतजार कर रहा था मेरे स्वागत के लिए। वाह, आ गए हम हमारे घर पर। ઓકે સાહેબ મજામાં હે? कैसी है? बहुत बढ़िया, चलो कुल मिला के दोस्तों ये सफर मेरा बहुत ही अच्छा रहा। कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा सफर मैं मेरी बाइक से तय करूंगा, वो भी राजकोट से लद्दाख। करीब 6200 किलोमीटर का रन तय हुआ है। और एक बात तो कभी कभी मुझे परेशान कर देती थी कि इतना लंबा सफर मैं तय कर रहा हूँ, अगर कोई बाइक में प्रॉब्लम हुआ, मेजर प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई बाइक में तो कैसे मैनेज करेंगे, ये सोच सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा था कभी कभी तो। लेकिन ये सारी दुविधाओं को साइड में रखकर भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक मुझे याद आया कि बच्चे तू अपना कर्म कर, फल देना या ना देना वो मेरे हाथों में। उससे मुझे थोड़ा हौसला आ गया था और मैं फिर बाइक राइड के लिए तैयार भी हो गया था। और हौसला बुलंद करके मैंने सफ़र की शुरुआत की राजकोट से। दोस्तों अभी कहानी में आता है ट्विस्ट। सफ़र की शुरुआत अभी मैंने की ही थी कि बाइक में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। अहमदाबाद तो हम जैसे तैसे पहुंच गए, अहमदाबाद क्रॉस करके हम हिम्मतनगर भी जैसे तैसे पहुंच गए थे। अब सोचना था कि आगे का सफ़र तय कैसे करेंगे। मन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, लेकिन ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा ही देगा। और पहली बार बाइक का रिपेयरिंग हिम्मतनगर में करवाया और दूसरी बार शामलाजी में, तीसरी बार उदयपुर में। अब फाइनली हमारा बाइक अच्छी तरह ठीक हो गया था और हमारे दिल को तसल्ली हो रही थी कि अब बाइक बढ़िया चल रही है। राजकोट से उदयपुर करीब 450 किलोमीटर होता है और ये 450 किलोमीटर काटने में हमें 2 दिन लगे दोस्तों, बाइक की वजह से। बाइक में प्रॉब्लम था इस वजह से, वरना ये फासला सिर्फ 1 दिन का ही है। और फिर बाद में उदयपुर से जयपुर, जयपुर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से मंडी होके मनाली। छठे दिन हम पहुंचे थे मनाली और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी खुशी में एक बार तो हमारा बाइक मनाली पहुंचते पहुंचते गिर ही गया। जयेश भैया भी थे साथ में, मैं और मेरा बाइक दोनों साथ में हम बाइक में गिरे थे नीचे। ये पकड़ पूरा मनाली की वादियों को देख देख कर जी नहीं भर रहा था। बस बड़ी बड़ी चट्टानों, बड़ी बड़ी वादियों को हम देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। दोस्तों उस दिन हम मनाली जल्दी पहुंचे थे क्योंकि मंडी से मनाली 100 किलोमीटर है, तो 4 से 5 घंटे करीब आराम से बाइक चलाई तो भी 4 से 5 घंटे में हम पहुंच गए थे। यानी कि दोपहर 12 बजे तक तो हम मनाली पहुंच गए थे। हम निकले थे बाजार में बाइक का सर्विसिंग कराने के लिए, वो भी बिना हेलमेट के। तो हिमाचल पुलिस ने पकड़ा और जुर्माना तो लगना ही था, फिर भी मजा आया यार। अब हमारे सफर की सही शुरुआत होती है यहाँ से, यानी कि मनाली से, जो कि चट्टाने ही चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी वादियाँ हैं, उनको चीर के छोटे छोटे रास्ते से होके हमें आगे बढ़ना था। इस सफर की सबसे बड़ी और खास चीज़ है हिम्मत, जो कि आपको कदम कदम पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा काम आगे। और आगे जाते वेदर का सबसे बैड अनुभव हुआ हमें विस्की नाला के पास गोटा लोप्स पे, कि जो कि हम वहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे थे और वेदर अचानक से ख़राब हो गया यार। अगर धूप होती या ठंड होती तो फिर भी मैनेज कर लेते, लेकिन बारिश और ओले
एक साथ में हम कैसे मैनेज करते यार। उस दिन हमें बहुत ही परेशानी हुई थी और परेशानी के फलरूप हमें मिला था ऑक्सीजन लो, जो कि जयेश भैया का ऑक्सीजन लो हो गया था वहां पर। जैसे तैसे करके हम नकीला पास पहुंचे और नकीला पास से हम पहुंचे फिर विस्की नाला, लेकिन तब तक तो ऑक्सीजन ने वाट लगा दी थी जयेश भैया की और ऑक्सीजन हो गया था लो। गोटा लूप सी गोलाई हम घूम घूम कर हमारा सर भी घूमने लगा था, ऊपर से वेदर बहुत ही खराब अनुभव हुआ उस दिन हमें। तो दूसरे दिन हम विस्की नाला से निकलकर आगे बढ़ रहे थे तो एक लेडी हमें मिली, उनकी उम्र होगी करीब 50 से 55 साल की। आप साइकिल लेके कहाँ से? मनाली ले। अच्छा मनाली ले से, वाह। से आ रहे अभी ले। अच्छा खरदुंगला तक साइकिल लेके जाएंगे, वाह। ताज्जुब की बात यह है कि वो लेडी मनाली से तांगलाला तक साइकिलिंग कर रही थी यार। हम हमारे शहर में रहते हैं तो कभी कभी 10-12 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है, फिर भी पाँव कांपने लगते हैं, लेकिन वो लेडी पहाड़ों को सर कर रही थी। सलाम है यार ऐसी लेडी को। तो बाद में कुछ लोग राजकोट से मिले, उनसे भी बातें करके अच्छा लगा। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली मैं राजकोट से। अरे यार तो हमें गुजराती में आज बात था ही नहीं यार, हमें बहुत करी था मैं तो यार। सुकून हुआ कि हमारे गांव से कोई यहाँ पर है और अपने जैसा फील हो रहा था कि कहीं भी। एक बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, गुजराती तो आपको कहीं भी मिलेंगे। वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में तो आपको मिल ही जाएंगे। वो ये दो मत बगैर की बात है। डिस्ट्रिक्ट नुब्रा वैली के अंदर हमारे राजकोट शहर से कुछ दोस्त मिले हमें, थोड़ी बातचीत हुई। उसके बाद तुर्तुक में और लास्ट पेंगोंग में हमें मिले थे। वो राजकोट से ही थे, कुछ लोग जामनगर से भी थे और 3 दिन का सफ़र तय करके हम पहुंचे मनाली से ले, जो कि एक दिन हमें ज़्यादा लग गया था, फिर भी सफ़र अच्छा रहा था। तीसरे दिन हम ले घूम करके फिर निकले खरदुंगला की। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटर बोल रही हो यानी कि खरदुंगला पास मैं अभी पहुंच चुका हूँ यारो, वाह मज़ा आ रहा है। पहले दोस्तों मैं आपको परमिट के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि आपको पहले कुछ वक्त पहले मनाली से परमिट लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आप ले आ जाओ, ले आकर के ही परमिट आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन परमिट के बगैर आप घूम नहीं सकते। ले आ गए तो आपको परमिट लेनी ही पड़ेगी और उसके बाद आप घूम सकते हो। और दूसरी चीज़ है बाइक। अगर आपके खुद की बाइक है यानी कि आपके नाम की खुद की बाइक है तो चलेगी, वरना आप अपने दोस्त की बाइक लेके आए हो या किसी रिश्तेदार की बाइक लेके आए हो तो नहीं चलेगी। यहाँ की गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है, आपके नाम की होनी चाहिए। और किसी के नाम की बाइक होगी अपने ब्लड रिलेशन के अलावा। ब्लड रिलेशन यानी कि आपका भाई है, बहन है, माता पिता है, उनके नाम की चलेगी। तो आप जब भी आओ तो अपनी बाइक लेके आओ या फिर यहाँ से आके रेंट पर बाइक ले सकते हो। और फिर खरदुंगला से हम निकले, खरदुंगला, खालसर डिस्ट्रिक्ट, हंटर और फिर तुर्तुक। हमने दूसरा स्टे किया था हंटर के अंदर और वहाँ से तुर्तुक में। तुर्तुक एक ऐसी जगह है कि 1970 से पहले वो पाकिस्तान के कब्जे में था, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके। 1970 के बाद अब वो हमारे कब्जे में है। तुर्तुक पाकिस्तान के अंदर था, जो कि इंडिया का ही पार्ट था, और 71 के बाद तुर्तुक इंडिया के अंदर आ गया था। तो यहाँ के लोकल से बात करने पर ऐसा लगा कि वो खुश है कि हिंदुस्तान के अंदर है, वरना पाकिस्तान की आज की हालत तो आप सबको पता ही है। तुर्तुक में मैंने फल एक चखा था, वो बहुत ही मस्त था, लाइट ऑरेंज कलर का। इसे क्या बोलते हैं नाम तो बताया था लेकिन मालूम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा है मीठा। यहाँ के लोग इसे कुर्बानी बोलते हैं, बहुत ही मीठा पलता है यार। तुर्तुक से फिर हम आए हंटर या रेगिस्तान। कभी नाम सुना है? रेगिस्तान एक बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों के बीच में रेगिस्तान है यार। और वो भी रेगिस्तानी कैमल के साथ, डबल खूंट वाले कैमल। गुजराती में खूंट बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने खूंट ही दोहरा दिया। डबल खूंट, आपको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से बैठने में सपोर्ट मिलता है, नहीं आगे गिरोगे ना ही पीछे गिरोगे। हमने सफ़र तो नहीं किया लेकिन देखा है किसी को बैठते हुए, अच्छा लगा। वहाँ से निकले खालसर, खालसर से सुमुर, सुमुर से फिर सियाचिन बेस कैंप। 5 किलोमीटर, सुमुर 16 किलोमीटर, पनामिक 35 किलोमीटर, और हमें जाना है सियाचिन बेस कैंप। तो चलो। तो दोस्तों बात करता हूँ सियाचिन बेस कैंप के बारे में
कि कितनी कठिन परिस्थिति में हमारे जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो भी ऐसी जगह पर कि जहाँ रहना तो दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम कैंप पे बैठे थे तो कैंप में एक अफसर से हम बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये चारों ओर जो पहाड़ियाँ दिख रही है, ये चारों पहाड़ियों पर जवान अभी भी तैनात है। हम जब वहाँ पर नीचे बैठे थे तो वहाँ टेम्परेचर था शायद मेरे अनुमान से 11 या 12 टेम्परेचर, और वहाँ पहाड़ों पर वो अफसर कह रहे थे कि वहाँ पहाड़ पर अभी भी -20 या 22 टेम्परेचर है। सोचो गर्मी के टाइम में इतना टेम्परेचर है, तो जब सर्दी होगी, बर्फ़ गिर रही होगी, तब कितना टेम्परेचर होगा हम सोच भी नहीं सकते यार, इतना टेम्परेचर होगा वहाँ पर। वहाँ एक और चाइना है और एक और है पाकिस्तान, उन दोनों पर हमारे जवान नज़र बनाए बैठे हुए हैं। दोस्तों ये सियाचिन है जो बहुत ही सेंसिटिव जोन है, एक और पाकिस्तान है और दूसरी ओर चाइना, इन दोनों को अलग करता है। जब जवानों की वहाँ पहली बार तैनाती होती है तो जवान को वहाँ भेजते हैं, उनके सेव वेव अच्छी तरह की हुई होती है, जवान को वहाँ पर भेजते हैं, और 4 महीने बाद वो जवान फिर से जब नीचे आता है तो उसका हुलिया ऐसा हो जाता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। वो अफसर ऐसी बातें कर रहे थे यार, सैल्यूट है ऐसे जवानों को यार, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और वहाँ से निकलकर हम आग्यम में नाइट वॉक करके अगली सुबह निकले पेंगोंग के लिए। दोस्तों पेंगोंग के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि आपको पेंगोंग जाना हो तो सुबह को जल्दी निकलो हमारी तरह, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से दोपहर 12 बजे के बाद पानी बहुत बढ़ जाता रास्ते में, और आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। हम इतनी सुबह इतनी जल्दी निकले, फिर भी हमें एक जगह ऐसी आई थी जहां हमें भरोसा नहीं था कि इतना पानी है, फिर भी हमने बाइक डाला, और एक बार तो हमारा बाइक गिरते गिरते बचा था, लेकिन थैंक गॉड यार कुछ हुआ नहीं, बच गए थे उस दिन तो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब भी पेंगोंग के लिए निकलो तो सुबह को जल्दी निकलना। और पेंगोंग लेक की तो मैं क्या बात करूँ आप लोगों को यार, पेंगोंग लेक सच में यार ऑसम जगह है। मैंने कई बार सुना था कि पेंगोंग लेक का कलर ऐसा होता है, पेंगोंग लेक का कलर वैसा होता है, लेकिन मुझे ये सब बकवास लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब एहसास हुआ कि नहीं, वाकई पेंगोंग लेक तो पेंगोंग लेक है यार, जिसका कलर एक एक घंटे में चेंज होते रहता है। आप वेट कीजिए, 1 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद देखिए उसका कलर चेंज होगा, उसके बाद 1 घंटे बाद एक कलर उसका चेंज होगा यार। और पेंगोंग हमारा आखिरी पड़ाव था, वहाँ से हम चांगला पास होके फिर से ले आ गए थे। कुल मिला के मैं कहूँ तो ये हमारा सफ़र उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, क्योंकि कहीं कहीं परेशानी हो रही थी तो कहीं कहीं आसानी हो रही थी, कहीं कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही थी तो कहीं छोटी छोटी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मज़ा बहुत अच्छा था यार, बहुत ही मज़ा था। अब बात करता हूँ थोड़ा मेरे बाइक के बारे में, कि मैंने बाइक का सर्विसिंग राजकोट में अच्छी तरह करवाया था, फिर भी यार मुझे परेशानी हुई थी, लेकिन आखिर वो इंजन है यार, कहीं ना कहीं तो मुश्किल होगी। एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब लॉन्ग टूर पर निकलते हो तो बाइक को 100 किलोमीटर चलाओ, करीब 60 से 70 की रफ्तार से 100 किलोमीटर बाइक चलाओ। छोटा बड़ा मेजर प्रॉब्लम होगा तो वो आपको दिखाई देगा। हम जब यहाँ से निकले थे तो 50 किलोमीटर आगे गए, बाद में थोड़ा थोड़ा इश्यू शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने कभी बाइक एक साथ में 50 किलोमीटर चलाया नहीं था, बहुत अरसे के बाद मैंने बाइक चलाया था, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम का पहले मालूम नहीं हुआ था। अब बात करते थोड़ी तैयारी की, कि सबसे पहले दिमागी दौर से तैयार होना पड़ता है कि वहाँ ऐसी विषम परिस्थितियाँ होने वाली है कि जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं है और हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा, शारीरिक तौर पे थोड़ी एक्सरसाइज करके, और तीसरा सेफ्टी के लिए जैसे हेलमेट है, हैंड ग्लोव्स है, राइडिंग जैकेट है, लेग गार्ड है, वाटरप्रूफ हैंड ग्लोव्स है, वाटरप्रूफ शूज़ है, सन ग्लासेस, रेनकोट, सनस्क्रीन धूप के लिए, वरना आपकी चमड़ी काली काली हो जाएगी। और खाने पीने के बारे में बात करूँ तो एक हॉट वाटर बोतल गर्म पानी के लिए वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर तो चलेगा, पहाड़ों में उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और साथ में ड्राई नाश्ता, चॉकलेट, शुगर, चाय पत्ती, मिल्क पाउडर अपने हिसाब से कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी चाय पीने के लिए, इसीलिए बिस्किट, मैगी वगैरह वगैरह आप कैरी कर सको उसके हिसाब से। और छोटा सा लिस्ट बनाया मैंने, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गर्म पानी के लिए बोतल, छोटा सा पोर्टेबल स्टोव, सिलेंडर, टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट्रेसेस, ऑक्सीजन बोतल, ऑक्सीमीटर और रिपेयरिंग का थोड़ा सा सामान, और अंत में ढेर सारी दवाइयाँ, ठंडी के लिए, गर्मी के लिए, सर दर्द के लिए, चक्कर आने के लिए, बुखार के लिए, ऐसी थोड़ी सी दवाएं आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने साथ में लेकर गया था ताकि किसी भी विषम परिस्थिति का मैं सामना कर सकूं। और आखिर में बात करते हैं खर्चे की। खाना पीना, रहना, घूमना, पेट्रोल,
होटल वगैरह 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 अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 हज़ार रुपए आराम से। इससे कम हो गए, मैंने थोड़े बढ़ाकर कहे हैं, इससे थोड़े कम हो गए, इससे ज़्यादा नहीं हो गए, लेकिन आपका खर्चा आपके कंट्रोल में होगा तो आराम से थोड़ा मार्गेनिंग करते हुए बाकी ये खर्चा डबल भी हो सकता है आपके मूड के हिसाब से। दोस्तों इस ट्रिप का ये मेरा एंडिंग वीडियो होगा, इसके बाद मिलेंगे कोई अगली नई सीरीज में। और दोस्तों जाते जाते ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।